जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस 2023 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और स्पेसिफिकली इस वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री या बायो और फिर उसके अगले पार्ट में जो हमारा अगला सेक्शन होगा यानी 3 सेक्शन साइंस के हम डिवाइड कर लेंगे। और इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने विषय हैं ऑलमोस्ट वो कवर कर लिया है और जो सेक्शन बाकी है उन्हें भी हम जल्द ही कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए, अगर सोर्सेज की मैं बात करूं तो साइंस के अंदर आपको 6 to 10th एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी में करना है। इवन आपको कोशिश करनी है कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे न्यूमेरिकल से भी आते हैं। और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादातर सवाल जो है वो रिपीटेटिव थीम पे बेस्ड होते हैं। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो फिजिक्स का पहला सवाल जो है ये हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अ पर्सन बर्नड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स इको 5 सेकेंड आफ्टर इट्स बर्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक क्लिफ के सामने एक पर्सन फायर क्रैकर को जलाता है और 5 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनता है। इको क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है। अभी हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे। और बर्स्ट होने के 5 सेकेंड के बाद आपसे डिस्टेंस पूछी गई है और स्पीड आपको दे दिया गया है। तो इसका सोर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है साउंड, और ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है 2 पार्ट्स में कवर करके। इसी के अंदर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था इको से संबंधित। बहुत ही आसान सी बात है। जब हम साउट करते हैं या क्लैप करते हैं और किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो गई या माउंटेन वगैरह हो गए, तो हम उसी साउंड को दोबारा सुनते हैं कुछ टाइम के बाद। और जब उसी साउंड को हम दोबारा सुनते हैं तो वो इको कहलाता है। बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला एक कॉमन सा वर्ड है। सो उसके बाद मैंने आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था और इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। बस अंकों की हेरा फेरी की गई है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो देखिए, आपसे क्या कहा गया था यहाँ पे, अगर कोई पर्सन अपने हैंड्स को क्लैप करता है क्लिफ के सामने और अपनी इको को 5 सेकेंड के बाद सुनता है तो डिस्टेंस आपसे पूछा गया था। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट? क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है? 346 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड का। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये निकल करके आएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक 1730 आएगी। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस। बट चूंकि हमें पता है ये इको वाली आवाज़ हमें दोबारा सुनाई दे रही है, यानी डिस्टेंस डबल कवर हो रहा है, तो इसका हम हाफ करेंगे बिकॉज हमें एक्चुअल डिस्टेंस पूछी गई है। ये यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। तो 1730 का जब हम हाफ करेंगे तो 865 मीटर निकल करके आएगा ये डिस्टेंस। तो बेहद आसान सवाल है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको 5 महीने पहले ही बता दिया था साउंड वाले चैप्टर में। इसके अलावा मैंने एक और सवाल डिस्कस किया था अपने वीडियो में, सीडीएस 2016 का क्वेश्चन था, और इस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर आप डिस्टेंस आपको निकालने को कहा जाए तो आप स्पीड इंटू टाइम तो करेंगे बट आप इसे हाफ करना ना भूलें, बिकॉज इको में वो डिस्टेंस दोबारा काउंट हो रही है। जैसे यहाँ पे इस सवाल में हम देखें तो 340 इंटू 3 ये कितना बनेगा? 102, राइट? बट यहाँ पे आंसर 102 नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि इसका आधा 51 होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि इको में जो डिस्टेंस है वो 2 बार काउंट हो रही है, बट हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो इको वाले डिस्टेंस की हाफ होगी। सो दिस इज PYQ ऑफ 2016। तो बस अब आगे भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे डेफिनेटली एग्जाम्स में, बस अंक वगैरह बदल दिए जाएंगे। तो ये आसान कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, ना ही आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एनसीईआरटीज़ के आसान वाले न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट सॉल्व कर लेंगे, तो फिर ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इसे फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमसे स्पीड दे दी गई है और डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 340 इंटू 5, तो ये कितना आएगा? 1700 आएगा, राइट? और 1700 का आधा कितना बनता है? 850। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स आपको माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से संबंधित दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। पहला ये है कि जो माइक्रोफोन है ये कन्वर्ट करता है साउंड सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में। दूसरा ये कि जो माइक्रोफोन है ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तीसरा ये कि जो स्पीकर है ये मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। और चौथा ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है स्पीकर। अब देखिए, यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 सही हैं, कौन से 2 गलत हैं।
दोस्तों इसी चैप्टर के अंदर साउंड वाले चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो बॉक्स में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यही रीज़न है कि जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को मैंने मिस नहीं किया और इस पॉइंट को भी मैंने डिस्कस किया। देखिए हियरिंग एड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर किसी पर्सन को सुनने में कोई दिक्कत आती है, हियरिंग लॉस है, तो वो हियरिंग एड की मदद लेते हैं। अब हियरिंग एड क्या होती है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है। अब हियरिंग एड साउंड को रिसीव करती है किसके थ्रू? माइक्रोफोन के थ्रू। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी कोई साउंड वेव आ रही है, अब उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाए और वो जो एम्पलीफाइड सिग्नल बनेगी उसे फर्दर स्पीकर में भेज दिया जाएगा हियरिंग एड के साथ, ताकि आसानी से सुना जा सके। तो दो बातें हैं, दो डिवाइसेस हैं मेनली। एक तो सबसे पहले माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट कर रहा है? साउंड वेव को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी कोई साउंड वेव आ रही है और उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है माइक्रोफोन के द्वारा। इसके बाद आता है रोल किसका? स्पीकर का। स्पीकर क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रही है साउंड के रूप में, ये क्लियर हियरिंग के लिए भेज दी जाती है। किनके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रही हैं उन्हें साउंड में कन्वर्ट करने का काम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो क्या माइक्रोफोन साउंड को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा माइक्रोफोन जो है ये कन्वर्ट कर रहा है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दूसरा देखिए, स्पीकर क्या कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में? नहीं, हमने देखा ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंची हैं इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा, जिससे प्रॉपर हियरिंग हो पा रही है डिवाइस की मदद से। तो यहाँ पे सेकंड और 4 सही हैं, बाकी के स्टेटमेंट गलत हैं। तो सही आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन डी है, 2 और 4। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 घंटे यूज किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने यूनिट की इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत होगी 3 दिनों अगर बल्ब को जलाया जाता है तो। और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनिट्स में ही कैलकुलेट की जाती है बिजली को। तो अगर इसे हम सॉल्व करें एनर्जी, तो एनर्जी हमसे पूछा गया है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं आपको इसका सोर्स बताता हूँ ताकि आप और बेटर ढंग से समझ पाएँ किस तरीके से आपको साइंस प्रिपेयर करनी है सीडीएस के लिए। तो ये देखिए वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है, चैप्टर 11, और इसी के तहत न्यूमेरिकल के अंदर ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 11.9, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो बेहद आसान चीज़ है। हाँ, ये भी देखिए अगर आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर को किस तरीके से जूल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार इसी चीज़ को डायरेक्टली पूछ ले आता है। हालांकि ये कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। किलोवाट को वॉट में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड होता है, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। देखिए यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। यानी कितने पावर की बल्ब है, या फिलहाल अगर इस केस में हम देखें तो बल्ब ही है, और कितनी देर तक जला है। तो अगर यहाँ पे बल्ब के पावर की बात करें तो ये 60 वॉट है, और टाइम कितना है? 6 आवर का। 1 दिन जलाया गया है, यानी 6 आवर्स ही हम ले करके चलेंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 360 वॉट आवर, क्योंकि ये यूनिट वॉट में है पावर वाली, और टाइम वाला जो है ये आवर में है। बट हमें तो वॉट आवर में नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो किलो वॉट आवर में चाहिए। तो अगर हम वॉट को किलो में बदलें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 0.36, राइट, 0.36 किलो वॉट आवर, या फिर आप कह लें 0.36 यूनिट। ना यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही कंसेप्ट लगेगा। अगर हम 100 वॉट को किलो वॉट में बदलें तो 1000 से डिवाइड करेंगे पहले, तो इनटू हमें कितने दिन तक यूज किया जा रहा है बल्ब को? 10 आवर्स के लिए, 3 दिनों तक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कट गया, केवल 3 बचा। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। और ये पॉइंट के बाद 0 क्यों लिखा जाता है? अगर आपने 11th में फिजिक्स पढ़ी है तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कभी अन्य वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो 3 आंसर इसका सही है, ऑप्शन ए। अगला फिजिक्स का सवाल देखिए। The area under the velocity time graph for a particle moving in a straight line with uniform acceleration gives। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता है जिसमें कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, मूव कर रही है, और जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है, तो इससे हमें क्या मिलता है? एवरेज वेलोसिटी मिलती है, नेट डिस्प्लेसमेंट मिलती है। ये डिस्टेंस को बताएगा या एवरेज स्पीड को शो करेगा, ये एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दिखाता है।
क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन देख सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और कई सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ वाला, और ये भी बहुत आसान है। अगर आप इसे समझ लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है तो बड़ी आसानी से फिर ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए इस तरीके का ग्राफ से कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो बात बस इतनी सी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक तो बहुत आसान है, बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहें बस एक लाइन के अंदर, तो इसे मैं ऐसे याद रख सकता हूं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड की या यूनिट आप अगर डायरेक्टली देखें तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर जनरली। तो अगर मीटर पर सेकंड में हम देखें तो डिस्टेंस को मीटर और जो टाइम है ये सेकंड, और होता भी यही है असल में, बट इसे याद रखने के लिए आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें तो देखिए कुछ नहीं होता बल्कि एक सिंपल सा ग्राफ है। इसमें आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, एक साइड में डिस्टेंस की, दूसरे साइड में टाइम की। अब इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और जो एरिया होती है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये डिस्टेंस को देती है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है इसे ब्रीफ में समझ लीजिए। देखिए डिस्टेंस में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, यानी कितनी लेंथ को कवर किया, उसे हम बताते हैं। बट जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें केवल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से मतलब होता है, यानी बीच में कितनी दूरी कवर की गई उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली ये मतलब है कि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट कहाँ थी और फाइनली कहाँ पहुंची, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यही फ़र्क है दोनों में। हालांकि और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये स्केलर है यानी डिस्टेंस स्केलर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, यानी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है डिस्प्लेसमेंट में, जबकि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड देखी जाती है। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेक्चर्स में। हालांकि इस तरीके के कई सिमिलर सवाल हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में कवर भी किया है। सही आंसर क्या है यहाँ पे, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल देखिए, लेंस की पावर पूछी गई है और फोकल लेंथ दी गई है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सोर्स नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आपको पता ही है कि इस टॉपिक से है, और ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। बट ध्यान आपको क्या रखना है, मीटर में है या नहीं, तो ये अगेन सेंटीमीटर में ही है। जनरली सेंटीमीटर में ही देते हैं और फिर इसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो 1/10, और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो ये आएगा 1/10, यानी 1/1/10, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 10 डायोप्टर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को फॉलो किया है, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कवर कर सकते हैं, बिकॉज हमने जब भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है, बिकॉज ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। बस यहाँ पे डिजिट को बदल देते हैं, और हर बार हमने देखा है कि यहाँ पे सेंटीमीटर ही यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो ये तो केमिस्ट्री का सवाल है, फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा ये है 44 नंबर। 3 रजिस्टर हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस है ये 11 ओम है, 22 ओम है और 33 ओम है। पैरेलल में जोड़ा गया है, आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जा रही है। मतलब इससे ज़्यादा आसान सवाल हो नहीं सकता, बिकॉज पैरेलल और सीरीज़ दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता होंगे। तो सीरीज़ में तो डायरेक्टली ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, बट पैरेलल में इसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सिंपली हमें ये फ्रैक्शन वाला ऐड करना है, तो आइए कर लेते हैं। तो 22 फिर 33, अगर एलसीएम हम लें तो यहाँ पे कितना बनेगा, जो तीनों से डिवाइड हो, तो ये आई थिंक 66 आएगा, राइट। तो 11 छक 66, 22 तिया 66 और 33 दूनी, ये बना 11/66, यानी 1/6। 1/6 को हम अगर 1/R की इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, R = 6। सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, 6 ओम। बेहद आसान सवाल है और ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्टली आपको सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार आप कह सकते हैं फिजिक्स के सारे सवाल ही डुएबल हैं, और बहुत ज़्यादा एक भी सवाल मतलब ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हों या बहुत ही अजीब तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हों।
आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है। द RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज, यानी भारतीय घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर जो रेड लाइव वायर होती है और जो ब्लैक न्यूट्रल वायर होती है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। 160 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, 300 वोल्ट का या 410 वोल्ट का। ये थोड़ा फैक्चुअल है, बट NCERT सुप्रीम, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्लास 10 का जो चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत प्रभाव, चुंबकीय इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उनके मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में ये चैप्टर डील करता है। इसके अंदर बात की गई है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करेंट्स की। तो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर की जो सप्लाई हमें देखने को मिलती है, ये दो तरीके से मेनली आती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के माध्यम से या अंडरग्राउंड केबल्स के माध्यम से। और इस सप्लाई में जो एक वायर होती है, इनमें से यानी जो वायर्स होती हैं उनमें से जो एक वायर होती हैं उनमें रेड कलर का इंसुलेशन कवर चढ़ा होता है, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, जो पॉजिटिव वायर को दर्शाता है। जबकि जो दूसरी वायर होती है वो न्यूट्रल वायर या नेगेटिव आप कह लें, जिसमें ब्लैक परत होती है, ब्लैक इंसुलेशन होती है। हमारे देश में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो 220 वोल्ट का है। तो आपने ये सुना भी होगा 220 वोल्ट के बारे में। सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब और यूरेनियम बॉम्ब के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किन सिद्धांत पर, फिजिक्स के किन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन पर, फिजन और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पर, जियोथर्मल फिजन और फ्यूजन पर, या जियोथर्मल फ्यूजन और फिजन पर। दोस्तों ये क्लास 10 NCERT का चैप्टर 14 है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको बताया है कि NCERT बॉक्सेज आप किसी भी हाल में इग्नोर ना करें, बिकॉज ज़्यादातर जो सवाल हैं ये NCERT बॉक्सेज से ही देखने को मिलते हैं। तो इसी के तहत अगर देखें यहाँ पे, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। इवन न्यूक्लियर एनर्जी को भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो देखिए यहाँ पे फ्यूज़न का जिक्र है, यानी ये इसे आप कह लें संलयन, एडिशन वाली बात है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सूर्य की अगर हम बात करें, सन की एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स मिलकर के हीलियम बनाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। बिकॉज हमें पता है कि जो सन है इनमें हाइड्रोजन गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कितने % है ये आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखिए फ्यूज़न में अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एडिशन वाली बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये चीज़ तो है ही कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किनका, तो सन का, स्टार्स का। स्टार्स में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और इसके पीछे न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। सो इसी के अंदर आप पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में कि जो हाइड्रोजन बम होती है ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित होती है। और फ्यूजन रिएक्शन क्या है, तो फ्यूजन रिएक्शन जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फ्यूजन रिएक्शन है इनमें दो न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लियाई होती हैं, ये जुड़ करके हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं। और लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब की जो आधारित है फिजन पर, तो इसमें यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम बॉम्ब बेस्ड होगा और इसे हाइड्रोजन बॉम्ब के कोर में रखा जाता है। तो दो बात आप याद रखिए हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, जो फ्यूजन पर आधारित है, लेकिन यूरेनियम या प्लूटोनियम बॉम्ब जो कि किस पर आधारित है, फिजन पर। फिजन में इसका उल्टा होता है, फिजन में चीज़ें डिवाइड होती हैं, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, बट फिजन में जो है ये चीज़ें टूटती हैं, यानी न्यूक्लियस बेसिकली टूटता है। तो कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर यूरेनियम बॉम्ब की बात करें हम, तो अभी हमने देखा ये फिजन पर आधारित है, लेकिन ये दोनों में तो फ्यूजन है, इन दोनों को हटाइए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन है या जियोथर्मल, तो जियोथर्मल ऑब्वियसली नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। अगला सवाल देखिए, ये भी बेहद आसान पूछ लिया गया और बहुत सारे सवाल रिपीटेड हैं। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सवाल रिपीटेड है। यह भी कई बार पूछा गया है। इवन ये क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी स्टेट PSCs में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा खुद CDS NDA में कई बार पूछा गया हाइड्रोजन बम के कॉन्सेप्ट पे, फ्यूजन, फिजन, इन पे। और ये सभी सवाल आप कह लें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो साइंस में आप किसी भी हालत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। और NCERT, ये दो चीज़ों से आपके 95% सवाल आराम से कवर हो जाएंगे। शायद कभी 20-30 सवालों में एक आध सवाल बाहर जाए, बट ऑलमोस्ट सारे सवाल आप आसानी से ठीक कर लेंगे। और बहुत आसान है साइंस में स्कोर करना बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले।
तो ये मैंने आपको साउंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जब हमने जिक्र किया तो मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है और क्यों है और किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, तो बहुत डिटेल से ये मैंने डिस्कस किया था। सही आंसर ऑप्शन ए है, जो साउंड वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और जो लाइट वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं साइंस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दे रहा हूँ। बहुत कम वीडियोज़ हैं, बट जो आप कह लें कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ये वो बहुत ज़्यादा निकल करके आएगा। बहुत टॉपिक वाइज के बहुत कम वीडियोस में ही कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच के डिफरेंस को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। ये आई थिंक फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेज अ डी एक्सलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, एक जो कार है ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, इसमें ब्रेक्स अप्लाई किया जा रहा है जिससे डी एक्सलरेशन लग रहा है, बेसिकली नेगेटिव एक्सलरेशन कहते हैं, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है। अब जो कार है ये 2 सेकेंड लगाती हैं ब्रेक्स के अप्लाई करने के बाद रुकने में, तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो अब ये बेहद आसान सवाल है, अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स खास करके फॉर्मूलाज को, तो डिस्टेंस के कौन कौन से फॉर्मूला है, एक तो ये आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। और एक फॉर्मूला और होता है v इक्वल टू यू प्लस AT, बट वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे डिस्टेंस इस फॉर्मूले में नहीं आता है। तो किसी भी एक को यूज़ कर लेते हैं, पहले वाले को यूज़ करके देखते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, तो क्या हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है? हाँ, दी गई है। तो ऑब्वियसली ये जो कार है ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी? 0। और इनिशियल कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर या 12 ही लिख लेते हैं, 12 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू एक्सलेरेशन कितना है? तो एक्सलेरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, या डिस्टेंस आप कह लें, हमें नहीं पता। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 12 से एक 12 कट जाएगा, यानी एस की वैल्यू 12 निकल करके आ रही है। तो डिस्टेंस कितना है फिर? 12। सही आंसर ऑप्शन ए है। हालांकि उस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर को। NCERT के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो ये क्लास 9 वाली NCERT है, चैप्टर 8 मोशन। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कार पे ब्रेक्स अप्लाई किए गए जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली होगा, बिकॉज ब्रेक को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो ऑपोजिट ही होता है। और कार जो है ये 2 सेकंड लगाती है रुकने में, तो डिस्टेंस पूछी गई थी। तो यहाँ पे भी आप दोनों में से कोई फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे NCERT के अंदर इस वाले फार्मूला को यूज़ किया गया। अगर हम इस वाले फार्मूला को भी इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से, यहाँ से भी आंसर निकल करके आ जाएगा काफ़ी ईजिली। वही कॉन्सेप्ट है। तो 2 सेकेंड लग रहा है, यानी टाइम पे हम रख लेंगे 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, बिकॉज टाइम का अगर हम देखें तो टाइम तो दिया गया, बट इस वाले फार्मूला में तो हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। तो हाँ, इस फार्मूले से भी आप जा सकते हैं, जो भी फार्मूला आपको आसान पड़े उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेहद आसान है, यू की वैल्यू दी गई है, टी भी दिया गया है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग हैं, बट कोइंसिडेंटली आंसर मैच कर रहा है NCERT वाले सवाल के आंसर से। तो आई थिंक फिजिक्स के क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री या बायोलॉजी को कवर कर लेंगे और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस कवर हो जाएगी हमारी। सो अगर आपको इस एनालिसिस से फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।